हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हमने पढ़ा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो उसमें कंसेप्ट समझा था, दैन आपका स्कोप निकल कर आया था, क्या क्या स्कोप होता है एक्ट का। स्कोप में आपके दो पॉइंट निकल कर आए थे कि सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। तो जस्ट हमने उसका प्रीवियस वाले वीडियो में ओवरव्यू लिया था, फिर हमने फीचर्स पढ़े थे कि सेल कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। ठीक है, कभी कभी ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाता है और आपको इनका एक तरीके से बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले BOD यानी कि बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर आपका सेल, देन आपका एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस देखते हैं जो कि है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है द सेल साइड देखते हैं, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है जैसे गुड्स के फॉर्म में हो गई, वो पास हो जाती है बायर पे तुरंत उसी समय पर जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, एग्रीमेंट टू सेल में तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होती प्रॉपर्टी बायर को जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी कि ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए, एक एग्जांपल दिया मैंने कि मैं तुम्हें इतना माल ट्रांसफ़र करूँगा जब मेरा जहाज़ मुंबई पोर्ट पर पहुँचेगा, जो कि अभी किसी और कंट्री में है। तो ये क्या है, ये एक फ्यूचर के लिए हो गया, मतलब उस समय तो ट्रांसफ़र नहीं हुई, जब जहाज़ आएगा तब जाकर उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी कि गुड्स मिलेगा। तो ये क्या हो गया, देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। इसमें क्या है, सेल के साइड में द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर एंड सो एज अ रूल द रिस्क ऑल्सो पासिस टू द बायर। इसमें क्या है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है इन गुड्स में, जो पास हो रहे हैं बायर को, वो एक तरीके से रूल है रिस्क का। रिस्क भी पास हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी पास हुई, साथ ही साथ उसका रिस्क भी पास हुआ बायर के पास। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ना तो प्रॉपर्टी पास होती है एट द टाइम और ना ही रिस्क पास होता है बायर के पास। ठीक है, क्योंकि उसमें तो एकदम से उसको ओनरशिप मिल रही है, एकदम से ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी जो पास हो रही है बायर पे इमीडिएटली जब एट अ टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वो फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये दो हुए, आगे का और देखते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो रिमेन्स टू बी डन, मतलब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं बचना जो अभी होने के लिए बाकी है। तो इसीलिए ये हुआ आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड एग्रीमेंट टू सेल में ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि समथिंग रिमेन्स टू बी डन, क्योंकि अभी बचा है ना, कुछ सारी चीज़ें नहीं हुई, बट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, उसको ओनरशिप नहीं मिली, पोजेशन मिल गई बट ओनरशिप नहीं मिली। तो इस तरीके से चीज़ें, पोजेशन भी प्रॉपर जब मिलेगी जब गुड्स उसके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर्स ब्रीच। अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है या ब्रीच कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो सिचुएशन में राइट्स क्या क्या होती हैं सेलर की अगेंस्ट द बायर्स ब्रीच। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं क्या होते हैं। सेलर जो है वो केस कर सकता है बायर के अगेंस्ट उस प्राइस के लिए जो गुड्स के उसने पे किए पोजेशन के लिए। ठीक है, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस इवन दो द गुड्स आर इन हिज पोजेशन। ठीक है, आपको एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, सेलर कैन स्यू द बायर, सेलर इसमें केस कर सकता है बायर्स के लिए फॉर डैमेजेस, सिर्फ इसमें डैमेजेस के लिए करता है। उसमें क्या करता है, एग्रीमेंट टू सेल में करता है डैमेजेस के लिए, और जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें करता है प्राइस के लिए। दो द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द बायर, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर डैमेजेस इवन दो द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द बायर।
ठीक है। फिर उसके बाद में अब आते हैं हम क्या कहते हैं सेल के कॉन्ट्रैक्ट पे। इसका था राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर इज ब्रीच। इसमें क्या होता है, बायर श्यू कर सकता है सेलर को डैमेजेस के लिए एंड कैन श्यू द थर्ड पार्टी हु बॉट दोज गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, बायर क्या है इसमें श्यू कर सकता है सेलर को डैमेजेस के लिए और श्यू कर सकता है थर्ड पार्टी हु बॉट दोज गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल में बायर श्यू कर सकता है सेलर को सिर्फ डैमेजेस के लिए, इसमें कर सकता है डैमेजेस और उसके अलावा थर्ड पार्टी भी कर सकती है गुड्स फॉर गुड्स के लिए। तो ये कुछ बेसिक फंडे थे, बेसिक की डिफरेंसेस थे बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की ओर। ठीक है, आप देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो एक्सेप्ट जहाँ पर स्पेशली रिक्वायर्ड होता है कोई लॉ, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म इज़ नेसेसरी होती है फॉर एंटरिंग इनटू सच अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट होता है आपका मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका सेल का, उसमें मेड होता है, चाहे वो ओरल वे में हो या राइटिंग के वे में हो या पार्शली इन राइटिंग हो या पार्शली ओरली हो। तो इसमें आपके कुछ अफेक्टेड जो हैं वेज निकल कर आते हैं, फॉलोइंग वेज निकल कर आते हैं। तो जिसमें फर्स्ट आता है देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें क्या है, ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफ़र हो रही है, इमीडिएट डिलीवरी हो रही है गुड्स की। जैसे यहाँ पर पैसा आया, बताया था ना मैंने, इसमें टू पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, प्राइस होना ज़रूरी है, इस तरीके से जो एसेंशियल फीचर्स बताए थे। तो देयर में भी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसमें क्या है, डिलीवरी जो है गुड्स की तुरंत हो रही है। फिर नेक्स्ट निकल कर आता है देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। इसमें क्या है, इमीडिएट पेमेंट हो रहा है प्राइस का, लेकिन इट मे बी अग्रीड दैट द डिलीवरी इज़ टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। तो ये भी हो सकता है, ये भी इस बात पे भी एग्री हो सकता है जो डिलीवरी हो रही है वो एक कुछ फ्यूचर डेट के लिए हो जाए कि इस डेट को हम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर देयर में भी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। तो यहाँ क्या हो सकता है आपका, इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है गुड्स की और इमीडिएट पेमेंट हो सकता है प्राइस का। ठीक है, उसके अलावा इट मे बी अग्रीड दैट द डिलीवरी ऑफ पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। इसमें क्या है, इस बात पे अग्री किया जा सकता है कि जो डिलीवरी हो रही है और जो पेमेंट हो रहा है दोनों वो मेड हो सकते हैं आपके इंस्टॉलमेंट्स पे। ठीक है, उसके अलावा इट मे बी अग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड एट फ्यूचर डेट। तो ये भी अग्री किया जा सकता है कि जो डिलीवरी हो गई और पेमेंट हो गया, दोनों हो रहे हैं आपके कुछ फ्यूचर डेट के रिगार्डिंग। तो जैसे कि इसके फीचर्स में था आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट के, बताया था मैंने, टू पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेलर है, ठीक है, वो खुद ही अपना सेल करे, खुद ही खरीदे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो गुड्स हैं उसका होना भी ज़रूरी है, जिस गुड्स के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। गुड्स जो हैं आपके मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक, फिर प्राइस क्या है, एक कंसिडरेशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मनी का, तो ये कहलाती है आपकी प्राइस। फिर ट्रांसफ़र जनरल प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी पे यहाँ मतलब हो रहा है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी की इन द गुड्स। ये भी एक असेंशियल हो गया किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। फिर कुछ एलिमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बताए थे फॉर्मेशन ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट में। क्या थे, ये जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी कि ड्रंक ना हो, एलियन एनिमी ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन मेजर माइंड का हो, मेजॉरिटी वाला हो, साउंड माइंड का हो,
इंसॉल्वेंट ना हो, इस तरीके से एक हेड करा चुकी हूँ मैं आपको। कॉम्पिडेंट कौन कौन से पर्सन होते हैं जो कॉम्पिडेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके अलावा एक फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हम जोर ज़बरदस्ती से किसी को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, उसको डरा धमका के कोerशन कर दिया हमने, एंडियो इन्फ्लुएंस कर दिया, मतलब उसको चीज़ें पता ही नहीं है, उसको मैनिपुलेट करके चीज़ें करी, तो क्या है शुरू में तो कॉन्ट्रैक्ट को वो मान लेगा, लेकिन एट द लास्ट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, वो उसको ख़राब भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है, मतलब ब्रीच हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो मैंने आपको मोड्स भी बताए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के, किस किस सिचुएशन में, कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है, क्या क्या मोड्स होते हैं, किस किस मोड्स के कारण कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो सकता है, कैसे उसका टर्मिनल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, मतलब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, अनलॉफुल नेचर का ना हो, मतलब जिससे ऐसा ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स कंडीशंस होती है, जो लीगल चीज़ें होती हैं, उस लीगल चीज़ों को डिनाई करे। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाले एसेंशियल फीचर्स होने ज़रूरी है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स आपका फॉर्मेशन कैसे होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट का। उसके अलावा हम फर्दर भी इसी टॉपिक को अभी और डिस्कस करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से कंटेंट्स निकल कर आते हैं आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। उसमें आपके गुड्स आएगा, प्राइस के बारे में आएगा, तो वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे। गुड्स में गुड्स आते हैं, फिर उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके अलावा प्राइस और टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके कंडीशन वारंटी करके एक टर्म आ जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में भी आ जाती है कि कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये चलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट होप सो फॉर्मेशन ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंस बिटवीन सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट टू सेल आपको समझ आया होगा। फर्दर वीडियो में हम इसे आगे और कंटिन्यू करेंगे कंटेंट्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।